नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन की। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए और चेक कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करके कि आपके कितना स्कोर आप स्कोर कर रहे हैं, और फिर बाद में उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आपका लेवल क्या चल रहा है और मुझे किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए तैयार करने चाहिए। और आप भी इस तरह जांच सकते हैं कि भी आपको किन टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है और किस टॉपिक पर आप आंसर इजीली दे पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और वीडियो को लाइक करिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, और मैं बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर भी आप जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। हमारी कंट्री में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ये पॉलिटी बेस्ड ये क्वेश्चन आपके लिए है। और इसमें आपके लिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज विलफुल डिसओबीडेंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट। यानी कोर्ट ने कोई भी गाइडलाइन दे दी और या फिर ऑर्डर दे दिया या फिर कोई भी हियरिंग का अपने उसने रिप्लाई दिया, ठीक है, और उसके बाद वो किसी को कॉल करता है, अगर कोई उसे डिनाई करता है आने के लिए तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाएगा। और ये जो बोला जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर के लिए बोला जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है ऑन फाइंडिंग गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट द कोर्ट कैन ओनली इम्पोज द फाइन। यानी कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर इंपोज कर दिया जाएगा फाइन, यानी कि उसे फाइन देना पड़ेगा अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो अगर वो जानबूझ करके कोर्ट के किसी ऑर्डर का, रिट का या किसी भी तरह के डायरेक्शन जो कोर्ट की तरफ से है उसे फॉलो नहीं करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ फाइन दिया जाएगा। तो ये आपके लिए सेकंड स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी ना ही आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ना ही आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है। इट मींस डी जो ऑप्शन है आपके पास, नाइदर 1 नॉर 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। वो किस लिए आप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हमारी कंट्री में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग में 1971 में एक एक्ट आया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में दो तरह के आप केसेस डील होते हैं। एक होता है सिविल मैटर का, यानी कि आप बोल सकते हो सिविल मैटर के लिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोई ऑर्डर, जजमेंट या जो भी चीजें सिविल मैटर से रिलेटेड हो उसे अलग डिफाइन किया गया, इसे कैटेगरी 1 आप बोल सकते हो। और सेकंड कैटेगरी में आपके लिए क्रिमिनल जो केसेस है उसके रिगार्डिंग में। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 आपको दिया गया था जिसमें यह बोला गया था सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कंसीडर किया गया था, जो कि गलत है। हमारी कंट्री में दोनों तरह की हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए भी है, सिविल एक्टिविटी के लिए भी है। यानी कि आप किसी भी कोर्ट के डायरेक्शन को, किसी भी तरह के डिसीजन को डिनाई करते हो, ओबीडेंट नहीं बनते, आप उसे फॉलो नहीं करते, तो फिर आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है और साथ ही साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि भी सिर्फ और सिर्फ फाइन इंपोज किया जाएगा, ये भी गलत हो गया। यानी कि फाइन इंपोज तो किया जाएगा और फाइन भी इंपोज किया जा सकता है आपके ऊपर, और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई क्या बोलते हैं जेल भी हो सकती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि दोनों तरह की चीजें हो सकती है। मतलब इन केस में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और साथ के साथ फाइन भी हो सकती है। तो इसके लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो मेंशन है उसके बारे में आप बोल सकते हो 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फाइन अप टू 2000 रुपीज तक हो सकता है, या फिर ये दोनों चीज हो सकती है।
यानी कि आप ये बोल सकते हो तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत है। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो है आपके लिए ड्राफ्ट कोड वेजेस के बारे में। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है। विद रेफरेंस टू ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस के ऊपर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कह सकते हैं एक रूल बनाया गया है अभी 2020 में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ड्राफ्ट कोड इज जो है ये, इसके बारे में बोला जा रहा है कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज। फ्लोर वेज का मतलब ये है कि मिनिमम आप बोल सकते हैं वेज को फिक्स किया जा सकता है, जिसके बाद कि मिनिमम इससे कम वेज किसी को नहीं मिले बल्कि इससे ज्यादा मिल सके। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जितने भी लेबर वगैरह है, लेबर को एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए उनका कि भी मिनिमम वेज इतना तो होना ही चाहिए उनके काम करने के लिए। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द मिनिमम वेज कैन नॉट बी फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट बिलो फ्लोर वेज। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर ये उनको किसी भी तरीके से राइट नहीं होगा कि एक बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल रूल अगर बन गया, सेंट्रल रूल 2020 अगर बन गया तो उसमें ये बोल दिया कि वेजेस का जो मिनिमम रेट होगा वो एक बार फिक्स कर दिया। सपोज कर लो कि 500 रुपीज अगर फिक्स कर दिया गया तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपना जो वेजेस का जो मिनिमम रेट रखेगी उस रुपीज 500 से कम नहीं रखेगी, बल्कि अपने स्टेट में ज्यादा रख सकती है। 5 की जगह 600 रख सकती है, 700 कुछ भी रख ले, लेकिन 500 से कम नहीं रखेगी। ये आपको सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपने बताना है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट बताया जा रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्या हुआ, जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट हर डिपार्टमेंट में बनाए जाते हैं उस तरह से आप ये समझ लीजिए कि वेजेस के लिए भी एक कोड डिसाइड किया जा रहा है, यानी कि एक सेंट्रल रूल डिसाइड किया जा रहा है 2020 में वेजेस के रिगार्ड में। यानी कि मजदूरी वगैरह जो लोग मिलते हैं, लेबर मजदूरी करता है, उसे एक फिक्स और एक सैलरी टाइप जैसे हम लोगों को मिलती है, इनकी जो सैलरी तो नहीं होती पर इनके एक दिहाड़ी जो पर डे के हिसाब से जो अमाउंट इनको मिलता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है कि फ्लोर वेज। फ्लोर वेज का मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट जिस अमाउंट से नीचे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए एक फिक्स अमाउंट रखा जा रहा है कि इतना वेज तो होना ही चाहिए। इसी को बोला जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको ये बोला गया कि मिनिमम वेज जो होगा वो एक बार फिक्स हो गया, उसे कैन नॉट बी फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि एक बार फ्लोर वेज फिक्स हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके का अधिकार नहीं होगा कि जो मिनिमम अमाउंट होगा इससे कम रखेंगे। हाँ, ज्यादा रख सकती है बट इससे कम नहीं रख सकती। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। वो ऐसा किया जा रहा है क्योंकि पूरी कंट्री को अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हर जगह कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए अगर सपोज किसी एक स्टेट में 500 रुपीज वेजेस हैं, अब कोई स्टेट दूसरा स्टेट मान लीजिए 400 दे रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन समझ लीजिए एक तरह से हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भी फिक्स कर दो कि 500 या 400 या कोई भी एक रेट फिक्स कर दो, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ज्यादा कर सकते हो पर इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लेबर की है उसे इनहेंस की जा सके। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे शॉर्ट में आप एनआरए भी बोल सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये है आपका सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एनआरए इट मींस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। 1860 में जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था सोसाइटी का, उसके अंदर इसे रजिस्टर्ड किया गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट विल कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET फॉर रिक्रूटमेंट्स
टू ऑल गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक है और जो आप कह सकते हो उसमें जो दो तरह की पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट भी और नॉन गैजेटेड पोस्ट भी है, तो सबके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी ये एजेंसी जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉर टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब डिटेल में जान लेते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लाने का एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि आप भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिसमें मैं मान सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग किसी न किसी मिनिस्ट्री, रेलवे, फाइनेंस या फिर किसी भी तरह की मिनिस्ट्री या कोई सर्विस में आप अपने आप को जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आपने भी किसी न किसी एग्जाम को अलग अलग फॉर्म भरते हैं, अलग अलग जगह पैसा लगता है आपका, तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया ये कि अब क्या किया जाएगा, जितने भी बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम हो तो वहां पे क्या होगा, एक ही एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो एग्जाम होगा, जितने भी मल्टीपल बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम को रिप्लेस कर देगा, यानी कि एक ही एग्जाम से बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कर लिया जाएगा उनकी जगह पर, और इस रैंक के हिसाब से लोगों को जॉब दे दी जाएगी। और ये जो प्रोग्राम लाया गया है ये दोनों तरह की किया, यानी कि आप ये बोल सकते हो जैसे आपको बोला जा रहा है कि ये गैजेटेड नॉन गैजेटेड दोनों तरह का जो बोला जाए, ये बात थोड़ा सा गलत हो गया इसके अंदर। ये गैजेटेड पोस्ट के लिए नहीं बल्कि नॉन गैजेटेड पोस्ट जितने भी हैं उसके लिए एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो एजेंसी है नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए ही एग्जाम कंडक्ट करेगी, और इस एग्जाम का नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीईटी आप बोल सकते हैं। जिस तरह से टीचर सिलेक्शन एग्जाम जो होता है सीटीईटी टेस्ट होता है, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए आगे प्रोफेसर लेक्चरर के लिए जो होता है नेट होता है, या फिर नेट होता है, नेट जेआरएफ होता है, सीटीईटी टेस्ट होता है, उसी तरह बाकी जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इस तरह के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि ये एजेंसी जो स्टैब्लिश की जा रही है इसे सोसाइटी एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग से रजिस्टर्ड किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड में एक गलती ये हो गई इसके अंदर कि भी ये सिर्फ नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी, गैजेटेड पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी। और इसके जो हेड होंगे, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो इसके चेयरमैन होंगे या हेड होंगे वो सेक्रेटरी लेवल के होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो सर्विस में रह चुके हो, तो वो इसके हेड होंगे और वो इस तरह के एग्जाम को कंडक्ट कराने का काम करवाएंगे, जिसमें ये सारी मिनिस्ट्री आएगी। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। और ये एग्जाम लेने का एक फायदा ये रहेगा कि जितने जो रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं उनको जो फैसिलिटी उस हिसाब से नहीं मिल पाती, तो उनको 24/7 हेल्पलाइन भी प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह का ऑनलाइन टेस्ट होगा, और बाकी उनको फेमिलियर बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट द मेंबर ऑफ ईस्ट मेड गैस फोरम। ये ईस्ट मेड गैस फोरम का मतलब यहां पे है कि ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम, या मेडिटेरियन को MED लिख दिया गया शॉर्ट में। ठीक है, ये आपको समझना है क्वेश्चन के अंदर। आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम का पार्ट नहीं है। देखिए वर्ड याद रखिएगा, नॉट लिखा हुआ है, गलती यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो कंट्री है, फर्स्ट कंट्री बताया गया इजराइल, सेकेंड इटली, थर्ड हंगरी, फोर्थ टर्की। तो ये 4 कंट्री आपको बता दिया गया। आपको ये बताना है कौन सी कंट्री इस फोरम का पार्ट नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन है वो इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड कंट्री इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड फोर्थ कंट्री जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, हमें गलत वाला चूज करना है। ठीक है, और उसके बाद सी में आपसे बोला जा रहा है थर्ड एंड फोर्थ इसका पार्ट नहीं है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही कंट्री इसका पार्ट नहीं है। तो कौन सी कंट्री इसका मेंबर नहीं है, पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब है कि थर्ड एंड फोर्थ जो है कंट्री, थर्ड एंड फोर्थ का मतलब ये हुआ
जैसे कि आपके पास ये ऑप्शन थे, तो हंगरी और टर्की जो है इसका पार्ट नहीं है। एक बार मैप में देख लीजिए हंगरी की और ये दो कंट्री जो आपके पास हंगरी और इसके अलावा जो टर्की, इसकी लोकेशन देख लीजिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे ये टर्की आप देख पा रहे हैं, ये टर्की की लोकेशन है, और टर्की और इसमें जो है ये, अच्छा टर्की की अगर हम बात करें तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ से, कुछ पोर्शन एशिया के अंदर भी आता है इसका, और कुछ पोर्शन यूरोप के अंदर भी आता है इसका। यानी कि ये रशिया और टर्की जो दो कंट्री ऐसी है जो कि यूरोप के अंदर भी आती है, साथ के साथ एशिया के अंदर भी इसका कुछ पार्ट आता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो अब ये पता होना चाहिए आपको कि मेंबर कंट्री कौन कौन है इस फोरम का, यानी कि इस फोरम के जो मेंबर कंट्री है वो है इजिप्ट, साइप्रस, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन और पैलेस्टीन। अगर आप इसको मैप में देखना चाहें तो ये इजराइल आपको दिख रहा है, इजराइल के साथ में जो छोटा सा पोर्शन आपको दिखेगा ये पैलेस्तीन है। और पैलेस्तीन के अलावा जो बाकी जो कंट्री है, जैसे इजिप्ट आपको बोला गया इसका मेंबर, तो इजिप्ट कंट्री ये रही, ठीक है, इजिप्ट ये रही। इजिप्ट के अलावा आप साइप्रस यहां देख सकते हैं, ये साइप्रस की लोकेशन है। उसके बाद ग्रीस की लोकेशन जो कि यूरोपियन कंट्री है, ये इसकी लोकेशन होगी ग्रीस की। ग्रीस के बाद जॉर्डन की बात करें तो ये जॉर्डन, पैलेस्तीन और इजराइल ये नेबर है एक दूसरे के, और ये सब के सब वेस्ट एशिया के अंदर ये इनकी लोकेशन आती है। यानी कि आपको इजिप्ट पता लग गया, इजिप्ट जो है, साइप्रस, ग्रीस, ठीक, ग्रीस अभी आप देख चुके हैं, हाँ ये इसका पार्ट है। और बाकी अगर हम बात करें बाकी कंट्री जो यानी और इटली भी जो कि यूरोपियन कंट्री है, ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये सब कंट्री ऐसी होगी जो इसका पार्ट है, और जो नहीं पार्ट है वो आपको बताना था, यानी कि जो इसका मेंबर नहीं हमें ये बताना था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, ये कार्गो इसकी हेडक्वार्टर है, और इसकी लोकेशन जो है वो यहां पे है, एक वो है इसकी जो लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन इजिप्ट के अंदर है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसका जो हेडक्वार्टर है वो इजिप्ट के अंदर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू लिंगराज टेम्पल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि लिंगराज जो टेम्पल है हमारी कंट्री के अंदर, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी कि लिंगराज टेम्पल की अगर हम बात करें तो इसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट के अंदर, हेरिटेज लिस्ट जो साइट्स की जो लिस्ट है उसके अंदर इसे ट्रीट किया गया है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड। यानी कि इसे, ये जो टेम्पल बनाया गया है सन गॉड के ऊपर, यानी सूर्य भगवान के ऊपर ये डेडिकेटेड है ये टेम्पल, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इट मीन्स नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यानी कि आप ये बोल सकते हो उड़ीसा के अंदर जो लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर के अंदर है, ये टेम्पल है, इस टेम्पल की अगर हम बात करें इसकी लोकेशन कहां पे, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के अंदर ये टेम्पल है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जिसमें ये आपसे बोला जा रहा था कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा स्टेटस मिला हुआ है, जो कि नहीं मिला हुआ है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये 18 सेंचुरी के अंदर लिंगराज टेम्पल को उड़ीसा के अंदर बनाया गया था, और ये बहुत टूरिस्ट प्लेस है, लोग इसे घूमने देखने आते हैं, लेकिन अभी तक इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं मिल पाया, जिसके लिए अप्लाई किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी अट्रैक्शन है टूरिस्ट वगैरह का, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं एक टूरिस्ट साइट होने की वजह से इसे इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए कंसीडर करने के लिए अप्लाई किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, ठीक है। अभी तक इसे स्टेटस मिला नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा नॉट करेक्ट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें यह बोला गया था आपसे कि लॉर्ड सन को डेडिकेटेड है ये टेम्पल, जो कि गलत है। ये लॉर्ड सन को नहीं बल्कि लॉर्ड शिवा यानी शिव भगवान को डेडिकेटेड है ये टेम्पल, और ये कब बना था, 11th सेंचुरी में बना था। तो इट मीन्स ये हो गया कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गए और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। अच्छा, ये जो टेम्पल इसे जो बिल्ड करवाया गया था, ये सोमनासिक किंग ययाति ने इसे बनवाया था 18th सेंचुरी के आसपास। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें,
यानी कि इसकी अगर हम हाइट की मैं बात करूं तो इसकी हाइट है 180 फीट इसकी हाइट है। और ये जो टेम्पल बनाया गया कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आप बोल सकते हो, जो कि रेड स्टोन के को यूज करके इसे बनाया गया है। ठीक है, ये कुछ इस टेम्पल के बारे में बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि भी आपको ये बताना है कि उड़ीसा के अंदर लिंगराज टेम्पल के अलावा कोणार्क टेम्पल भी काफी फेमस है, तो वो स्टैब्लिश कब हुआ था, यानी कि उसे बनवाया कब गया था, ये आपको बताना है। और इसके अलावा किस किंगडम यानी कि किसके टाइम पर ये पीरियड में इसे बनवाया गया था, ये भी आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे आप बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारी अपडेट वहां मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और हाँ, जाते जाते वीडियो लाइक जरूर करिए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।